नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का सिद्धांत। आज हम पढ़ने वाले हैं पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम इनकी कुछ सामान्य सी जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद में हम इनके उपनाम पढ़ेंगे, मतलब इनके सिद्धांतों के और हम किन नामों से जानते हैं। फिर पढ़ेंगे इनके प्रयोग के बारे में और फिर इनके प्रयोग में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसे पढ़ेंगे और अंत में बात करेंगे इनके सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव का पूरा नाम क्या है? तो पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावलोव का इनमें से कौन सा सिद्धांत है या पावलोव ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया है, तो पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? पावलोव ने दिया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्हें हम रूस के शरीर शास्त्री के रूप में भी जानते हैं। इन्हें हम अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि अनुबंधन का जनक इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और फिर पूछ लिया जाएगा कि बताइए अनुबंधन का जनक इनमें से किसे माना गया है। तो अनुबंधन का जनक कहते हैं पावलोव को। किसे कहते हैं? पावलोव को कहते हैं। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था, तो उस लार ग्रंथि को कहते क्या है? तो लार ग्रंथि को अगर आ जाए कि कुत्ते की लार ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो कुत्ते की लार ग्रंथि को हम कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथि। पावलोव 1904 मतलब 1904 पावलोव को 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और एकमात्र यही ऐसे विद्वान हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र विद्वान कौन है? पावलोव है। अब इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, वो 3 चरणों में किया था। तो पहला है आपका अनुकूलन से पूर्व, दूसरा चरण है अनुकूलन पैदा करने के दौरान, तीसरा चरण है अनुकूलन पैदा होने के बाद। अब इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं, मतलब हम इनके सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं, ये पेपर में बहुत आता है। तो आप सिद्धांत के उपनाम को बहुत अच्छे से देखना है। तो चलिए देखते हैं इनके सिद्धांत के उपनाम क्या है। तो पहला है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को हम अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। इनके सिद्धांत को हम परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हीं के सिद्धांत का उपनाम है अनुकूलन का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को हम अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हीं के सिद्धांत को हम संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? CR थ्योरी। CR थ्योरी किसने दी थी? तो CR थ्योरी देने वाले थे पावलोव। फिर है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को हम प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर है क्लासिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्लासिकल थ्योरी किसने दी? तो क्लासिकल थ्योरी देने वाले थे इवान पेट्रोविच पावलोव। इनके सिद्धांत को हम चिड़ सम्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम इनका प्रयोग करने से पहले, जो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, वो प्रयोग करने से पहले हम इनसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि यूसीएस। अब यूसीएस क्या है? यूसीएस का पूरा नाम है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस को कहते हैं
स्वाभाविक उद्दीपक, इसी का हिंदी में नाम है स्वाभाविक उद्दीपक। फिर है यूसीआर। यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। फिर है सीएस। सीएस का मतलब होता है कंडीशन, का मतलब होता है कंडीशनड स्टिमुलस, इसका मतलब हिंदी में होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। फिर है सीआर। सीआर मतलब होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब हिंदी में कहते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखते हैं इनका प्रयोग। तो पहले देखिए अनुकूलन से पूर्व, अभी अनुकूलन हुआ नहीं है, अनुकूलन करना है, उसके पहले इन्होंने कुछ क्रिया की है कुत्ते के साथ में। जैसे कि क्या किया कि ये कुत्ता है, अब कुत्ते के सामने यहाँ रखा है भोजन। क्या रखा है? यहाँ भोजन रखा है। अब ये कुत्ता जैसे ही इस भोजन को ग्रहण करता है, मतलब भोजन को ये खाता है, तो इसके मुंह से क्या है? लार टपकती है, मतलब लार आ जाती है। तो लार, पहले चरण में इन्होंने केवल भोजन रखा और कुत्ते के मुंह से लार आई। तो भोजन रखा और लार आई, भोजन रखा और लार आई। तो भोजन क्या है? भोजन है हमारा स्वाभाविक उद्दीपक, जिसे हम कहते हैं यूसीएस। और लार क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसे ये क्या है? यूसीआर। स्वाभाविक अनुक्रिया को क्या कहते हैं? यूसीआर कहते हैं। तो जब भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, तो जब स्वाभाविक उद्दीपक के कारण कोई क्रिया होगी, स्वाभाविक उद्दीपक के कारण जब कोई क्रिया होगी तो वो क्या होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया ही कहलाएगी। तो इस प्रकार पहला चरण से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ आपका यूसीएस के कारण ही यूसीआर आया, यूसीएस के कारण यूसीआर आया। नेक्स्ट है दूसरा चरण। दूसरा चरण में अब क्या किया है इन्होंने? अनुकूलन पैदा करने के दौरान, अभी वहाँ अनुकूलन पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम? अनुकूलन पैदा करने के दौरान। अब जब मतलब अनुकूलन पैदा करना चाहते हैं इसमें, तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ भोजन रखा और ये है कुत्ता, लेकिन इन्होंने एक काम यहाँ ज़्यादा किया है कि यहाँ एक घंटी रख दी, घंटी लगाई, और फिर पहले वो घंटी की आवाज़ कुत्ते को सुनवाई देते थे कि पहले कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनेगा फिर ही इसे भोजन देंगे। तो इन्होंने क्या किया है? कुत्ते को घंटी के साथ में बांध दिया था, मतलब कुत्ते को घंटी के साथ में अनुबंधित कर दिया था कि अगर कुत्ता घंटी सुनेगा तभी इसे भोजन मिलेगा। भोजन रखा, फिर कुत्ते के मुंह से लार आई, फिर घंटी बजाई। हर रोज़ यही काम होता था कि घंटी बजाना, फिर इसके बाद ये भोजन, इसे पता चल जाता था कि घंटी बजी है मतलब भोजन आ गया है, और जैसे ही भोजन आता था तो वो उसने भोजन किया और उसके मुंह से क्या गिरी? लार गिर गई। तो ठीक है, फिर इन्होंने भोजन दिया था। तो पहले इन्होंने घंटी की आवाज़ सुनाई कुत्ते को, पहले घंटी की आवाज़ सुनेगा फिर इसे भोजन मिलेगा। तो घंटी की आवाज़ क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक, मतलब सीएस, और भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, तो इसे और क्या कहते हैं? यूसीएस। तो यहाँ क्रिया कौन सी हुई? यहाँ क्रिया हुई है स्वाभाविक अनुक्रिया। तो लार का आना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब यूसीआर। तो यहाँ अगर भोजन नहीं होता तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं होती। तो यहाँ भोजन के कारण, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के कारण ही स्वाभाविक अनुक्रिया घटित हुई है। तो यहाँ दूसरा फॉर्मूला इसका निकल के आया है कि सीएस और जब यूसीएस मिलता है, जब सीएस और यूसीएस मिलता है तब क्या निकल के आता है? यूसीआर निकल के आता है। नेक्स्ट चरण है अनुकूलन पैदा होने के बाद। अब इन्होंने कुत्ते को
घंटे के साथ में अनुकूलित कर दिया है कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही कुत्ते को लगेगा कि हाँ भोजन आ गया है। तो इन्होंने कुत्ते को घंटी के साथ में अनुकूलित कर दिया था। अब अनुकूलित कर दिया, अब उसके बाद क्या किया है, तो अनुकूलन पैदा करने के बाद, अनुकूलन जब उसके अंदर पैदा हो गया तो इन्होंने अब केवल कुत्ते के सामने घंटी रखी और उसके मुंह से फिर भी लार आई। इन्होंने घंटी बजाई, फिर भी क्या गई, लार आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही क्या मुझे भोजन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बार। तो अंत में इन्होंने घंटी रखी और इसके मुंह से आवाज़ आ गई। जैसे ही कुत्ते ने सुना कि घंटी बजी है मतलब भोजन आ गया, इसे लगा, लेकिन भोजन आया नहीं था। तो लास्ट में क्या हुआ है कि इन्होंने केवल घंटी रखी है, घंटी की आवाज़ रखी और क्या आया है, लार आई है। तो घंटे की आवाज़ क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, मतलब CS है। और लार का आना, अब लार किसके कारण आई है, लार आई है आपकी अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण। अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण ही लार आई है, मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया देखने को मिली है। तो यहाँ फॉर्मूला निकल के आता है कि CS से ही CR निकलेगा, CS से CR निकलेगा। महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि घंटी बजने के तुरंत 5 सेकंड के अंदर भोजन देना। अगर आपने घंटी बजने के तुरंत 5 सेकंड के बाद भोजन नहीं दिया, कुत्ता क्या है, अनुकूलित नहीं होगा। फिर अगर अनुकूलन पैदा करना ही है तो अनुकूलन पैदा करने के लिए क्या किया था, पहले अस्वाभाविक उद्दीपक तथा बाद में स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए। तो अगर अनुकूलन पैदा करना है तो अनुकूलन पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही स्वाभाविक उद्दीपक, पहले अस्वाभाविक उद्दीपक देंगे फिर इसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे कि घंटी क्या थी, घंटी अस्वाभाविक थी, सबसे पहले इन्होंने अनुकूलन पैदा करने के दौरान क्या किया था कि पहले घंटी बजाई थी, फिर भोजन रखा था और फिर उसके मुंह से लार आए थे। तो पहले अस्वाभाविक फिर स्वाभाविक उद्दीपक रखा था, तभी उसने कोई क्रिया की थी। ने बुद्धि के बारे में भी कुछ कहा है। इनका कहना है, पावलोव के कहना है कि मंद बुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि मंद बुद्धि बालक बालिकाओं में अनुबंधन करने की योग्यता नहीं होती। ये पावलोव का कहना है कि मंद बुद्धि बालक बालिकाओं को मतलब सिखाया नहीं जा सकता, अधिगम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि क्या होता है, उनमें अनुबंधन करने की योग्यता नहीं होती। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अब इनके सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे कि अनानुबंधित, जिसे हम कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक या प्राकृतिक उद्दीपक। तो ये होता है कि अनानुबंधित या स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक का मतलब होता है जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब जो बिना किसी प्रशिक्षण के हम पर प्रभाव छोड़ता है। जैसे कि भोजन, अब अगर आपको भूख लगी है तो आप तो भोजन करेंगे ही, ठीक है, तो वही क्या है, आपका स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। फिर है आपका अनुबंधित या अस्वाभाविक या अनुकूलित उद्दीपक। इसी के ही नाम है अनुबंधित, अस्वाभाविक या अनुकूलित उद्दीपक। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है और मतलब किसी प्रशिक्षण के कारण प्राणी पर प्रभाव तथा स्वाभाविक उद्दीपक की तरह अनुबंधित व्यवहार होता है। इसका मतलब हुआ कि अनुबंधित करने के लिए किसी प्राणी को क्या है, प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है और फिर वो स्वाभाविक उद्दीपक की तरह ही व्यवहार करने लगता है। जैसे कि घंटे की आवाज़ का प्रशिक्षण कुत्ते को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुबंधित, अनुबंधन। अनुबंधन क्या होता है, अनुबंधन का मतलब होता है आदत का
बनना। अनुबंधन का मतलब होता है आदत का बनना। जैसे कि एक गाय है जो आपके यहाँ रोज़ रोटी खाने के लिए आती है, तो अब उसकी आदत बन गई है कि वो हर रोज़ आपके यहाँ आएगी और रोटी खा के चली जाएगी। तो ये क्या होता है, अनुबंधन होता है कि जब कोई आदत बन जाती है आपकी कोई काम रोज़ रोज़ करने की, तो वो क्या है, आपका अनुबंधन कहलाता है। और विलोपीकरण क्या होता है, जब आपकी ये आदत छूट जाए। जैसे कि आप किसी काम से कहीं चले गए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप कहीं बाहर चले गए, तो क्या होगा, गाय की आदत छूट जाएगी कि अब आप उसे रोटी तो मिल नहीं रही है, तो उसकी आदत क्या है, छूट गई है। तो आदत का छूटना ही क्या होता है, विलोपीकरण होता है। फिर है स्वतः प्रकटीकरण, मतलब जो छूटी हुई आदत है, अगर वो उसकी आदत को हम फिर से आदत में बदल दें, पहले वाली आदत को। स्वतः प्रकटीकरण मतलब जो स्वयं ही प्रकट हो जाए आदत। जैसे कि अगर गाय को आप फिर से रोटी देने लगे, तो वो क्या होगी, उसकी आदत फिर से बन जाएगी कि हाँ अब मुझे रोज़ रोटी यहाँ से मिलनी है, मतलब वो रोज़ आएगी और फिर रोज़ रोटी खा के चली जाएगी। तो क्या हुआ, उसकी आदत फिर से बन गई है आपके यहाँ हर रोज़ रोटी खाने की। तो यही होता है आपका स्वतः प्रकटीकरण। फिर है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि प्राकृतिक उद्दीपक के समान कोई अन्य उद्दीपक प्रस्तुत करना। जैसे पावलाव के कुत्ते के सामने साइकिल की घंटी बजने पर भी लार का आना। तो कुत्ते के सामने क्या है, साइकिल की घंटी बजी, अब उसे लगा कि वही पुरानी वाली घंटी बजी है, तो जब वो साइकिल की घंटी और पुरानी वाली घंटी मतलब उसे जब एक जैसी लगने लगे, तो वही क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसे और भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कॉलेज जाते हैं, ठीक है, कॉलेज जाते हैं, तो जब आप शुरू में जाते हैं, जब आपका एडमिशन होता है, तब आपको ठीक तरीके से रास्ता भी याद नहीं रहता कि कॉलेज का रास्ता क्या है, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, आप भूलते हो रास्ते को कि पता नहीं कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। लेकिन जब आप रोज़ स्कूल जाने लगते हो, कॉलेज जाने लगते हो, तो क्या होता है, वो आपकी आदत में बन जाता है, मतलब वो आपके सामान्य सा व्यवहार बन जाता है कि हाँ यहाँ से जाना है और यहाँ कॉलेज है। तो अब अगर आप कुछ सोच भी रहे होंगे या कुछ कर भी रहे होंगे, तब भी आप क्या है, उसी रास्ते से ही जाओगे, मतलब बिना सोचे समझे कि नहीं अब यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है। अब आप ये नहीं सोचोगे कि यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है, आप सीधे ही निकल जाओगे। तो यही क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। मतलब किसी व्यवहार को जब आप सामान्य बना लेते हैं, तो वही क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। विभेदीकरण होता है कि जब आप स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक में अंतर स्पष्ट हो जाए और फिर उससे प्रभावित ना होना। जैसे गाय के सामने रोटी और कागज की रोटी में अंतर। अब अगर आप गाय के सामने रोटी रखेंगे और कागज़ की रोटी रखेंगे, तो अगर वो अंतर समझ जाते हैं कि ये कागज़ की रोटी है और ये असली रोटी है, तो यही अंतर समझना ही क्या होता है, विभेदीकरण होता है। अब इस सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। तो इनकी उपयोगिता पढ़ना है सिद्धांत की। पहले है भय के निवारण में। अब अगर किसी के डर को दूर करना है, डर को क्या करना है, दूर करना है, तो इस डर को दूर करने में भी इनका सिद्धांत उपयोग में आता है। फिर है समाजीकरण। अगर किसी व्यक्ति को समाजीकरण का गुण उसके अंदर लाना है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर समाजीकरण का गुण लाना है, तो उसमें भी पियाजे का सिद्धांत बहुत ही योगदान देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। फिर अगर आदत या स्वभाव के निर्माण में भी ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। फिर है नवीन या परंपरागत विचारों में।
अब नवीन और परंपरागत विचारों में भी इनका सिद्धांत उपयोगी है। फिर है गणित शिक्षण में। अब अगर किसी को गणित का शिक्षण रहना है, मतलब गणित आपको पढ़ाना है, तो उसमें भी आपका ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आता है। फिर सहायक सामग्री के क्षेत्र में, सहायक सामग्री के क्षेत्र में भी इनका सिद्धांत जो है उपयोग में आता है। फिर है दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में भी इनका सिद्धांत उपयोग में आता है। और फिर है भाषा शिक्षण में, अगर आपको कोई भाषा सिखानी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा आपको सिखानी है, तो उसमें भी इनका सिद्धांत बहुत ही उपयोगी होता है। धन्यवाद।